के मैथ में 25 अंकों का पेपर होता है और जिसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 अतिलघुत्तरीय प्रश्न और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय 1 अंक का 1 प्रश्न होता है और अतिलघुत्तरीय भी 1 अंक का 1 प्रश्न होता है, जबकि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का 1 प्रश्न होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप पिछले जो पूछे हुए प्रश्न पत्र हैं उनको अगर आप एक बार अच्छे से लगा लो तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी अपनी तैयारी को मजबूत बनाने में, क्योंकि आपको जानकारी मिलेगी किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को अवश्य लगाइए और मेरे द्वारा भी कोशिश की जा रही है और आपने भी हमें कई वीडियोस पर कमेंट किया है और कहा है सर जो पूछे हुए प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करा दीजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आज से सॉल्व कराने की। आज 2020 का पेपर लेंगे और सभी के सभी प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एक बार लाइक कीजिएगा और जो साथी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं आप सभी महारथी उन तक इस वीडियो को फैला दो, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे करके प्रश्नों को हल करना है। इन सभी पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। चलिए महारथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ ही साथ में सॉल्व करते हुए आपको भी चलना है। चलिए तो पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो प्यारे साथियों तसल्ली से करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, हमारे पास समय है। ठीक, वैसे तो ये प्रश्न मैं डिस्कस कर चुका हूँ कल। आपको पता है कल हमने मैराथन क्लास हुई थी जिसमें सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस किया था राजन सीरीज की। तो जिन साथियों को अगर देखना चाहते हैं राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों का सॉल्यूशन तो मैंने कल ही कराया है। चलिए फिर भी मैं दोबारा से इन प्रश्नों करा रहा हूँ। पहला प्रश्न है क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत आसान सवाल है। cos a = 0 हो तो a का मान होगा। तो प्यारे साथियों हमें दे रखा है प्रश्न में cos a = 0, तो आपसे a का मान पूछा है। तो हमें ये देखना होगा इस प्रश्न को सॉल्व करते समय कि cos के किस एंगल पर मान 0 होता है। तो देखिए cos 90 पर यानी 90 डिग्री पर cos 90 डिग्री पर मान कितना होता है, 0 होता है। तो cos a बराबर cos 90 होगा। तो प्यारे महारथियों यहाँ से हम कह सकते हैं a यहाँ से कितना होगा, a बराबर 90 डिग्री होगा। ये बेहद आसान सवाल है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बा इसमें ठीक हो जाएगा। तो बहुत आसान सवाल है, इसमें किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे साथियों आप क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से आंसर देंगे। सभी महारथी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे। सभी के आंसर आने चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आपके पास 20-30 सेकंड का समय है, जल्दी से सभी कमेंट्स करते रहेंगे, लगातार कमेंट्स करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए सभी कमेंट्स करेंगे, सभी अपना आंसर देंगे, तभी मजा आएगा। ठीक है, तभी मजा आएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ तो देखिए इसमें आंकड़े दे रखे हैं, बहुलक आपसे पूछा गया है। आंकड़े हैं क्या, देखो 5 पहले संख्या दे रखी है 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7 7 और 5, 3, 5। तो इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बहुलक होता क्या है प्यारे महारथियों, जो संख्या या जो आंकड़ा सबसे अधिक बार रिपीट होता है, सबसे अधिक बार आता है, वही तो बहुलक होता है। तो आप इसमें आसानी से देख पा रहे हैं कि भैया 7 जो है ना सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक क्या होगा, इसका 7 होगा, यानी इसका आंसर होगा प्यारे से महारथियों आ। बहुत ही बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। लगे रहो इसी तरह से, हम लोग बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी आंसर देंगे, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ भाई ये तो मैंने कल भी डिस्कस किया था भाई। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा। ठीक है, रूट में b/a लिखा है, इंटू रूट में c/b लिखा है, इंटू रूट में a/c लिखा है, का मान पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब।
बहुत बढ़िया। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करेंगे प्यारे से महारथियों। देखिए जो हमारा b/a है रूट में, तो अलग अलग इस तरह से लिख लेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए पूरे पर रूट लगा है तो हम अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे ही √c/√b लिख लेंगे और हमारे पास √a/√c लिख लेंगे। तो √c से √c कैंसिल, √b से √b कैंसिल, √a से √a कैंसिल, यानी कि इसका आंसर होगा 1। तो आप कहेंगे सा इसका सही जवाब होगा। सा इसका सही जवाब हो जाएगा। बेहद आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान रखेंगे प्यारे महारथियों। क्या है? एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है। जल्दी से इसका आंसर देंगे। देखिए वृत्त पर एक सवाल तो आना निश्चित है। कई बार आपसे डायरेक्ट क्या दे देंगे, व्यास दे सकते हैं या फिर त्रिज्या दे सकते हैं, उसमें क्षेत्रफल पूछ सकते हैं या फिर आपसे परिधि पूछी जा सकती है। बात को समझते हुए चलिएगा कैसे प्रश्न बन सकते हैं। आपको त्रिज्या देकर या व्यास देकर क्षेत्रफल या परिधि 1 नंबर में पूछा जाता है। जैसे कि इसमें आपको व्यास देकर परिधि पूछ ली गई है। बात यहां तक समझ में आ रही है? तो प्यारे महारथियों आपको पता है कि व्रत कुछ इस तरह का बनता है बच्चों। व्रत में क्या होती है, त्रिज्या इस तरह से होती है, लेकिन हमारे पास सवाल में महारथियों सवाल में हमें दे रखा है व्रत का व्यास। और व्यास क्या होता है, 2r या 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या यानी दे रखा है 12। तो प्यारे महारथियों r बराबर कितना होगा, r बराबर 6 सेंटीमीटर होगा। वैसे भी समझ में आपको आ रहा होगा त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है व्रत की परिधि। तो प्यारे से महारथियों व्रत की परिधि होती क्या है, तो व्रत की परिधि होती है कितनी, 2πr। और यहाँ पर अच्छा इसमें आंसर दिखेंगे तो पाई के टर्म्स में ही दिया गया है, तो पाई का मान रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आर का मान रख दीजिए 6। तो 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12, 12 पाई सेंटीमीटर आंसर होगा। तो प्यारे महारथियों इसका सही आंसर होगा, सही आंसर आ हो जाएगा, सही आंसर आ हो जाएगा। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही जबरदस्त है, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 अभी देखिए हम छोटे छोटे प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। 2 नंबर के प्रश्न आएंगे तो उनमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। यकीन मानो मैं कुछ ऐसी बातें नहीं बताऊंगा जो आपको बहुत फायदा करेंगी आपकी तैयारी को और अधिक अच्छे लेवल पर ले जाने में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें पूछा गया है, बिल्कुल आप सभी साथी आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है, आप सभी साथी अपना आंसर जल्दी से देंगे। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। देखिए चतुर्भुज कैसा भी हो, ठीक है, सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, कितना होता है, अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। 360 अंश प्यारे महारथियों 90 डिग्री को बोलते हैं एक समकोण। क्या बोलते हैं, एक समकोण। तो आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि 360 डिग्री में कितने समकोण होंगे, तो इसमें 4 समकोण होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही आसान सी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो प्यारे महारथियों इसका द ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो हमने अभी पांचों के पांचों वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं, बेहद आसान। अब आप इनमें से कोई भी प्रश्न देख लीजिए, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कठिन हो, या मान लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तब दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा होगा तो 5 में से कम 3 या 4 प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। एक आध प्रश्न अगर गलती से कुछ गलती हो जाए या कुछ भी मान लीजिए आपको नहीं आता है, तो अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी आपने कर रखी होगी ना, तो आप आसानी से 3-4 प्रश्न तो कर ही लोगे, 5 नहीं तो। ठीक है, चलिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुलक में क्या है, कुछ भी नहीं है। वृत्त का व्यास वाला जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें भी कुछ नहीं था, इसमें सवाल में भी कुछ नहीं था। त्रिकोणमिति में मानता हूं कई बार आपको दिक्कत कर सकती है, अगर आपको मैथ में ज़्यादा ही समस्या रहती है तो त्रिकोणमिति दिक्कत कर सकती है। बाकी ऐसा कोई प्रश्न नहीं था अभी तक जिसमें आपको दिक्कत आती। चलो आगे बढ़ेंगे, अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे चल रहे हैं महारथियों, आपको लगातार बने रहना है। अगर आपको लगता है
कि सही से आपको बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ना आपको पसंद है, यहाँ पर आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर पढ़ने में मज़ा आता है, अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, सही मेथड्स का इस्तेमाल करके आपको समझाया जा रहा है, तो यकीन मानिए आप ज़रूर एक बार लाइक ठोकिए सभी साथी, और हाँ अपने दोस्तों को भी बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये अच्छा प्रश्न है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर देंगे भाई, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर देंगे। ये प्रायिकता का सवाल है और बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। देखिए दो सिक्कों की बात कर रहे हैं, अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या टेल। हेड का मतलब शीर्ष और टेल का मतलब पुच्छ बोलते हैं, तो इसमें शीर्ष आने की बात कर रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर हम प्रायिकता निकालते हैं, संभावनाएं निकालते हैं, ठीक है, संभावना निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? अनुकूल घटनाएं और अपॉन कुल घटनाएं, ये हमारे पास, ठीक है, प्रायिकता का सूत्र होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं संभावना का सूत्र होता है। क्या? अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। कुल घटनाएं का मतलब कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं, कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, ये कुल घटनाएं कहलाता है। अनुकूल का मतलब जो आपसे पूछा जाए। जैसे मेरे प्यारे साथियों, अगर आप दो सिक्का उछालोगे, ध्यान से सुनना, दो सिक्का उछालोगे तो अगर सिक्कों की बात करूंगा तो मान लीजिए पहले सिक्के, दोनों सिक्कों में हेड आ सकता है, दोनों सिक्कों में हेड आ सकता है, या फिर दोनों सिक्कों पर टेल आ सकता है। आपने क्या किया, दो सिक्के एक साथ उछाले तो या तो दोनों हेड आ सकते हैं या फिर दोनों पर टेल आ सकता है, या पहले सिक्के पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ सकता है। तो कुल कितनी संभावनाएं हो रही हैं? तो कुल संभावनाएं, कुल घटनाएं हो रही हैं आपकी 4, यानी कि प्यारे महारथियों अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा? 4। अच्छा, अब इसमें पूछ रहे हैं दोनों पर शीर्ष आने की। शीर्ष का मतलब होता है हेड, शीर्ष का मतलब होता है हेड, दोनों पर हेड आने के, दोनों पर हेड जो है 4 में से एक ही बार तो आ सकता है, तो अनुकूल जो पूछा जा रहा है, पूछे जाने का मतलब हो गया 1, तो ये संभावना होगी, ठीक है, संभावना या फिर प्रायिकता, बात एक ही है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 इसका आंसर होगा, 1/4 इसका आंसर। बात सबको समझ में आ रही है? तो ये बहुत प्यारा सवाल था, बहुत आसान सवाल था, सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए जब भी प्रायिकता निकालते हैं, संभावना निकालते हैं, तो उसमें जो पूछा जाता है वो उसको ऊपर रखते हैं, जो अच्छा कुल घटनाएं जो होती हैं अपॉन में रहता है। जब दो सिक्के उछालेंगे तो 4 घटनाएं होंगी आपकी कुल मिलाकर, आपको समझ में भी आ रहा है। और दूसरा, यहां पर होता क्या है, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल होता है। तो देखिए एक सिक्का उछालेंगे तो 2 संभावनाएं बनेंगी या 2 कुल घटनाएं बनेंगी, 2 सिक्के उछालेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 4 घटनाएं होंगी, कुल 4 घटनाएं। 3 सिक्के उछालेंगे तो कुल मिला के 8 घटनाएं, 4 सिक्के उछालेंगे तो कुल मिला के 16 घटनाएं। ये आपका इस तरह से चलता रहता है। तो फिलहाल 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो कुल घटनाएं हो रही 4, और जिसमें दोनों पर हेड आने की एक ही घटना हो सकती है, तो ऊपर आपने 1 लिख दिया, तो 1/4 इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से सभी महारथी एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। सभी साथी जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए मेंसुरेशन का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया है। हर प्रश्न मैंने सॉल्व कराया है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने मात्र 12-13 घंटे में ही पूरा का पूरा सिलेबस करा दिया है, केवल एक टॉपिक को छोड़कर प्रायिकता, उसको भी मैं करा दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जल्दी करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं प्यारे महारथियों। 7 में है क्या? एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल। तो प्यारे साथियों हम लंबवृत्तीय बेलन पहले बना लेते हैं और आसान रहेगा। ये कोई लंबवृत्तीय बेलन बन गया, इसमें ये त्रिज्या, ऊपर ये भी त्रिज्या, और ये कहलाती है ऊंचाई, ठीक है।
ओके, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी h दे रखा है 10 सेंटीमीटर। h कितना है? 10 सेंटीमीटर है। h कितना है? 10 सेंटीमीटर प्यारे साथियों। अच्छा, जो आधार है बच्चों, आधार हमारा कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दे रखा है कितना? आप कहेंगे सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। प्यारे से महारथियों, एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर बेलन का आयतन होता क्या है? समझना मेरी बात को ध्यान से। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात सबको समझ में यहाँ पर आ रही होगी। प्यारे साथियों देखिए, जो हमारे पास कह रहे हैं आधार का क्षेत्रफल, आधार हमारा कैसा होगा बेलन में? आधार हमारा वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। और प्यारे साथियों, आप यहाँ पे आसानी से देख पा रहे हैं ये पाई आर स्क्वायर ही ये क्या कहलाएगा हमारा? यहाँ पर ये कह रहे हैं 100 है ये, ठीक है। पाई आर स्क्वायर यानी ये आधार का क्षेत्रफल ही होता है, ठीक। और ऊंचाई दे रखी कितनी? 10। तो सीधे सीधे आप आंसर इसका लिख सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर। तो ये बेहद आसान सवाल था। बस इन्होंने इस सवाल में किया क्या है समझिएगा। आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकते थे कि भैया बेलन की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, आयतन बताओ। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान रखते 22/7, आर का मान रखते और एच का मान भी रख देते और आयतन निकल आता। लेकिन आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने का प्रयास किया इन्होंने, त्रिज्या ना देकर इन्होंने उसका क्षेत्रफल ही दे दिया डायरेक्ट। मतलब पूरी की पूरी वैल्यू ही दे डाली सवाल में, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। यानी पाई आर स्क्वायर यानी कि आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं आपका शीर्ष का क्षेत्रफल भी दे सकते हैं। तो जो हमारा आधार होता है वृत्ताकार, वही हमारा वृत्ताकार शीर्ष भी होता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आधार का क्षेत्रफल दिया है तो शीर्ष का क्षेत्रफल ना दें। ऐसा बोल सकते हैं कि शीर्ष का क्षेत्रफल इतना है, तो बात एक ही है। चाहे शीर्ष की बात करें चाहे आधार की बात करें, पाई आर स्क्वायर ही क्षेत्रफल होगा। किसमें? बेलन के केस में। बात क्लियर है? अगर मजा आया तो लाइक ठोक दो इसी बात पर। और भाई सभी साथी जल्दी से यस कमेंट करो अगर सबको समझ में आ रहा है तो। हाँ भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसी तरह से समझते रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए, यकीन मानो तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। 25 के 25 अंक आपको पढ़ाए हुए मिलेंगे एग्जाम में, निश्चिंत रहिए। ये प्रश्न बेहतरीन है, इस तरह का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा एक समीकरण हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? समीकरण है बच्चों हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर कितनी? 0। तो कह रहे हैं इसका हल बताइए। आसान सवाल, हर कोई साथी इस सवाल को हल कर सकता है। देखो, सबसे पहले क्या करना होता है कि भैया यहाँ पर देखो 1 माना जाएगा, तो 1 की और 10 की गुणा होगी, तो 10 एकम 10, तो 10 के हमने फैक्टर करने हैं, ठीक है। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है कि अगर प्लस का साइन होता है, अगर प्लस का साइन है इसका मतलब हम यहाँ पर जोड़ने पर, समझिएगा मैं ये बता रहा हूँ, हालांकि लिखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं है। अगर माइनस का साइन होता तो घटाने पर, तो क्या करते हैं? तो घटाते हैं। घटाने पर कितना बनना चाहिए? बीच की संख्या बनना चाहिए। देखिए 10 है, 10 के फैक्टर करेंगे, 2 संख्याएं आएंगी, यानी 2 पंजे 10 बन रहा है, 2 गुणे 5 बन रहा है, या 2 पंजे 10 बन रहा है या नहीं बन रहा? बताओ। 10 के 2 फैक्टर बन रहे हैं, 2 और 5, हालांकि 1 और 10 भी बन सकता है, 2 पंजे 10 बन रहा है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो जोड़ने पर ये बनेगा। अगर माइनस का साइन होता तो यहाँ पर ऐसी संख्या होती जो घटाने पर बन रही होती। तो यानी कि प्लस का साइन है तो यानी 2 और 5 को जोड़ने पर देखो 7 बन रहा है, नहीं बन रहा, खुद ब खुद बन जाता है। तो प्यारे महारथियों, अब हम इसको लिख लेंगे x² प्लस 5 प्लस 2 या 2 प्लस 5 कर लो, 2 प्लस 5, और बाहर कितना है x, 7 को हमने लिख लिया 2 प्लस 5, और प्लस 10 बराबर कितना? 0। प्यारे महारथियों, x² प्लस x की गुणा करोगे तो 2x प्लस 5x और प्लस 10 बराबर कितना? 0। यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, यहाँ से कुछ कॉमन ले लो। यहाँ से हमने x बाहर लिया तो यहाँ पर केवल x बचेगा और प्लस 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 5 बाहर लेंगे तो अंदर x बचेगा, 5 दूनी 10 बराबर कितना? 0। तो x प्लस 2 यहाँ पर, x प्लस 2 यहाँ पर, यानी कि
x+2 हमने पूरी समीकरण से बाहर लिया तो अंदर केवल आपका x+5 बराबर 0 बचेगा। इतनी बात बताओ, सबको बात समझ में आ रही है यहाँ तक? बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। अब प्यारे साथियों, मैंने कहा कि पहले इसको 0 कर लो। यदि x+2 बराबर 0 कर रहे हो तो x का मान मिलेगा यहाँ से -2। अगर x+5 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -5 मिलेगा। यानी कि x के दो मान मिल रहे हैं, एक -5 और एक -2, और यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ भाई, हाँ, ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये इतना प्रश्न हमें ये सॉल्व करना था। तो समीकरण कैसे सॉल्व करनी है मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है, सबको समझा रखा है, आप जाकर क्लासेस देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया सवाल है ये भी। और देखो, व्रत का फिर से सवाल आ गया। तो व्रत से सवाल मिलना ही सब मिलना है। आसान सवाल होता है, आसानी से कर जाते हैं। एक ही दो फार्मूले हैं, एक परिधि होती है 2πr व्रत की और क्षेत्रफल होता है πr² होता है। चलो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की। हाँ भाई, जल्दी से बोलो साथी, एक बार सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा। जल्दी से सभी के कमेंट आने चाहिए, सभी के आंसर आने चाहिए भाई। सभी के आंसर, हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, ज़बरदस्त, लगे रहिए इसी तरह से। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो देखो, ध्यान से देखना, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, या एक काम कीजिए, अभी थोड़ा सा मैं समझा दूंगा आपको, एक काम करिए, पहले ऐसे मत लिखिए इसको। क्या है, माना वृत्त की त्रिज्या, ऐसे लिख लो। देखो, अच्छा यहां पर एक बात समझो, कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, जो पहला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या पर डिपेंड है। यानी कि माना आप दूसरे वृत्त की त्रिज्या माननी पड़ेगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी मान लो r मान लो या x मान लो, हमने बोल दिया कि r है। ठीक है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो पहले वृत्त की त्रिज्या प्यारे साथियों कितनी हो जाएगी? 4 गुनी का मतलब 4r हो जाएगी। बात सबको समझ में आ रही है? दूसरे वृत्त की त्रिज्या r है, पहले वृत्त की त्रिज्या जो है कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। कौन से वाले की? दूसरे वृत्त की। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। देखो, क्षेत्रफल का अनुपात बहुत आसान है। देखिए, पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr1² करो और दूसरे का πr2², ऐसे करके बनेगा। पाई से पाई कैंसिल, r1 का मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई? 4r का स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात दूसरे वृत्त की त्रिज्या r है तो r2 की जगह पे r², ऐसे करके लिख दोगे। अच्छा, तो 4r² का मतलब हो गया 16r² और r², तो r² से r² यानी 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो 16:1 आंसर होगा। 16:1 आंसर होगा। बहुत आसान सवाल है। दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो भैया पहले वृत्त क्षेत्रफल पहले लिखा जाएगा, बाद के या दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल को बाद में लिखा जाएगा। एक बार सवाल को फिर समझो। सवाल में बोला था कि भैया जो पहला वृत्त है उसकी त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो दूसरे की त्रिज्या हमने r मान ली, तो पहले की त्रिज्या 4r हो जाएगा। या इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको और अच्छे समझना चाहते हो तो आप ऐसे लिख लो। देखो देखिए, तो देखिए होता क्या है, क्षेत्रफल होता है πr1² अपॉन πr2² बनेगा। ऐसे बनेगा नहीं बनेगा भाई? क्षेत्रफल में अनुपात पहले वृत्त का πr1², दूसरे का πr2², पाई से पाई कैंसिल, r1
अच्छा यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, इसको चाहे R1 बोल दो, ये कहलाएगी हमारे पहले वृत्त की त्रिज्या यानी R1, और ये कहलाएगी R2 यानी दूसरे वृत्त की त्रिज्या। तो R1 कितना है 4R, तो R1 की जगह पे 4R रखोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और R2 कितना रखोगे यहाँ पर R, तो ये स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। 4 का स्क्वायर 16, 16R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका 16/1 यानी कि 16:1 इसका आंसर होगा। मैंने समझा दिया, ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है कुछ साथियों को, इसलिए मैंने दोबारा से एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज सवाल में ऐसा कुछ था नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ फटाफट से। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10, ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, यदि कोण A 55 अंश तथा कोण B 60 अंश हो तो कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है और प्यारा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है और प्यारा सवाल है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले चक्री चतुर्भुज होता क्या है उसको समझ लो। चतुर्भुज ऐसा हो जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि को टच कर रहे हों, तो ये कहलाएगा आपका चक्रीय चतुर्भुज। देखो 1 2 3 4, चारों कोने वृत्त की परिधि पर टच कर रहे हैं, तो पहला मैंने A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C, इसको D बोल दिया। कोण A का मतलब ये दे रखा है 55 अंश, और कोण B ये दे रखा है 60 अंश, ठीक। कोण C और D पूछा है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर चतुर्भुज ऐसा है जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं तो उसमें क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी अगर इसके और इसके सामने की बात करेंगे, यानी कोण A प्लस कोण C बराबर होगा 180 अंश के, और कोण A हमारे पास है 55 अंश, कितना है 55 अंश, तो कोण हमें C निकाल सकते हैं आसानी से। कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55 अंश, कितना बचेगा 100, आपका 25 अंश आ जाएगा इसका आंसर। 125 अंश कौन सा हो जाएगा, कोण C। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो कोण B और कोण D इसका योगफल भी कितना होगा 180 अंश। तो कोण B का मान हमें दे रखा है 60 अंश, कितना 60 अंश, तो कोण D बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कोण D बराबर हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस 60 अंश यानी कि 120 अंश। तो बेहद आसान सवाल है, बस ध्यान रखो आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। किसमें, चक्रीय चतुर्भुज में। तो ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, ये 55 तो ये कितना होगा 125 हो जाएगा। बेहद आसान सवाल है, आप इस सवाल को समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ये पॉइंट अच्छे से याद कर लो, ये स्टार पॉइंट है भाई, इसको अच्छे से याद कर लो। समझ में सबको आ रहा है, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से सब लोग सॉल्व करेंगे, आंसर अपना बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 और आसान सवाल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 आसान और बढ़िया सवाल, त्रिकोणमिति का सवाल है बच्चों। क्या है, साइन 30 प्लस कॉस 60 प्लस टेन 45 डिग्री, ये सवाल है, इसका मान पूछा है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस
cos 60 का मान होता है, ये भी 1/2 होता है, और tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान 1। तो प्यारे साथियों आधा और आधा 1 हो जाएगा, आधा और आधा 1, और ये 1, यानी कि 2 आंसर। बस 2-3 लाइन का ये सवाल था, इतना आसान सवाल। एक प्रश्न हमेशा आप देखेंगे, कोई पेपर उठा के देख लीजिए प्यारे साथियों, इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है जिसमें कुछ इस तरह से मान दे रखे होते हैं, इस तरह से वैल्यूज दे रखी हैं, और इनको है ना एंगल पर मान रख के सीधे सीधे आप आंसर निकाल देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों अब तक हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आते हैं और 6 प्रश्न अति लघुत्तरीय आते हैं। अब हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। कौन से प्रश्न? लघुत्तरीय के प्रश्न की तरफ। प्यारे साथियों जो साथी हमारे साथ लेट जुड़े हैं उनको बता दें, इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर 2020 का जो मैथ्स का पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 क्या है? निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, अच्छा सवाल है, और 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। तो इसको समीकरणों को हल करना है। तो प्यारे साथियों समीकरणों कैसे हल करते हैं मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो देखिए कैसे करें इनको हल। एक काम कर लेते हैं प्यारे साथियों, ठीक है, इन दोनों को इक्वल कर लो। इन दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं? 2 की गुणा ऊपर कर दो ऊपर वाली समीकरण में, और 3 की गुणा नीचे वाली समीकरण में कर दीजिए। इसको समीकरण मैंने 1 बोला, इसको समीकरण मैंने 2 बोला, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 से, तथा समीकरण 1 में 2 से, तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है, तो 2 दूनी कितना होगा? 4x, 2 तियां कितना? 6y, और 13 दूनी कितना? 26। हमने 2 से गुणा ऊपर वाली समीकरण में कर दी, 2 दूनी 4x, 2 तियां 6, 13 दूनी 26। 3 की गुणा नीचे करनी है, 3 सत्ते 21x, और माइनस 3 दूनी 6y बराबर, और 3 की गुणा करेंगे 20 तियां होता है 60। अब देखिए घटा दीजिए। घटाने पर क्यों? घटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि भाई साइन बदलने पड़ेंगे, ये माइनस ये माइनस, जब तक इनके साइन चेंज नहीं होंगे आपस में तब तक ये कैंसिल नहीं होंगे। कैंसिल साइन तब बदलते हैं जब हम घटाते हैं। तो ये प्लस का साइन हो जाएगा इसका, ये माइनस का, यहाँ प्लस का ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस का ये माइनस, साइन बदल जाते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल। अच्छा 4 माइनस 21x, यानी कि माइनस का 17x बचेगा यहाँ पर, बराबर इधर माइनस का 26, 60 और प्लस का 26, तो 26 माइनस 60 आपका 34 बचेगा। किसका? माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, 17 दूनी कितना? 34, यानी x बराबर कितना हो गया? 2। x बराबर कितना हो गया? 2। x बराबर 2 किसी भी समीकरण में रख दो। मान लो पहली समीकरण में रख दिया, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, तो यहाँ पर 2, x की जगह पे 2 रख देंगे, माइनस 3y, और बराबर कितना है बच्चों? 13। तो 2 दूनी 4, माइनस 3y बराबर 13, माइनस 3y बराबर 13, और माइनस कितना? 4 उधर जाके होगा, तो माइनस 3y बराबर कितना बच रहा है? 9। 3 तियां 9, तो देखो माइनस y बराबर कितना आ रहा है? 3, यानी y बराबर कितना हो गया? माइनस का 3। तो प्यारे साथियों हमारे पास x का मान आया 2 और y का मान आ गया कितना? माइनस का 3, और यही हमारे समीकरण के हल होंगे, यही हमारे समीकरण के हल होंगे। तो ये सवाल था। 2 नंबर में थोड़ी सी तो आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कह सकते कि हम ऐसे ही 1-2 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर दें और फिर कॉपी पे ऐसे लिख के चले आएँ, ऐसा नहीं कर सकते। तो सभी को समझ में आ रहा है? जल्दी से सभी साथी कमेंट करिए यस। हाँ भाई ठीक है, तो ये सवाल था।
अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा सवाल है। इस तरह का एक सवाल आपको मिलेगा, या तो बहुलक पूछ रहे होंगे या फिर माध्यिका पूछ रहे होंगे, तो अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा सवाल है। देखिए, मैं हर एक सवाल को विस्तार से डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपके जो डाउट हैं वो दूर होंगे। दूसरी बात, कैसे करके आपको प्रश्न को लिखना है पेपर में, वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बने रहना है, यकीन मानो हम सही दिशा में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सारणी दे रखी है, तो इसमें आयु दे रखी है, तो मैं एक तरफ आयु लिख ले रहा हूँ। आयु 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष और 18 वर्ष, ठीक है। और दूसरी तरफ छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या वो दे रखी है 4, 8, 12, 6 और 10। इधर हम लिखते हैं संचयी बारंबारता, इधर लिखते हैं संचय, ये बारंबारता कहलाती है, ये बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता इधर लिखते हैं। संचयी बारंबारता निकालते कैसे करके हैं, देखिए बहुत आसान तरीका होता है। पहले जो भी लिखा है बारंबारता वो यहाँ पर लिख लेंगे 4। देखिए संख्या का मतलब क्या है, 10 वर्ष की ये वर्ष दे रखी है, आयु दे रखी है वर्षों में, ये छात्रों की संख्या दे रखी है, यानी 10 वर्ष वाले 4 विद्यार्थी हैं, ऐसे करके समझ सकते हो। 12 वर्ष वाले 8 विद्यार्थी हैं, 14 वर्ष वाले 12 विद्यार्थी हैं, 16 वर्ष आयु वाले 6 विद्यार्थी हैं, 18 वर्ष आयु वाले 10 विद्यार्थी हैं। बारंबारता का मतलब ये हो रहा है, बारंबारता का चीज का बार बार आना। तो 10 वर्ष वाले 4 विद्यार्थी, 10 वर्ष 10 वर्ष 10 वर्ष 4 विद्यार्थी हैं, तो 10 वर्ष आपका 4 बार आ रहा है, तो वही बारंबारता कहलाता है। तो देखो संचयी बारंबारता कैसे, पहले ये ऐसे लिख लेंगे जो भी हमारे पास है यहाँ पर लिखा हुआ, फिर ऐड करते चले जाएंगे। तो 4 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अच्छा n बराबर यहाँ पर निकालते हैं। अच्छा ये मतलब सबको समझ में आ गया, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने 4 लिख लिया, ये सेम, फिर 8 4 12, 12 12 24, 24 से 30, 30 10 40। n क्या होता है, कुल कितना बन रहा है, कुल संख्या कितनी है। तो 8 4 12, 12 24 से 30 10 40, वैसे भी तो यहाँ पर आएगा वही आपका यहाँ पर आएगा। अच्छा n है क्या, यहाँ पर n हमारा कैसा है, सम है। सम का मतलब जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम कहलाती हैं। तो n क्या है, सम। जब भी n आपका सम आ जाए, जब भी n सम आए, तो माध्यिका कैसे निकाली जाती है प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। माध्यिका कैसे निकाली जाती है, n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, और उसको भाग करते हैं 2 से। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो n बटे 2 का मतलब n कितना रखोगे, देखो स्पेस नहीं है इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। n कितना रखोगे 40, 40 को कितने से भाग करोगे 2 से, तो 20वां पद आ जाएगा, प्लस n रखोगे 20, n रखोगे 40, 40 को भाग करोगे 2 से, 2 20 हम 40 और 20 और 1 21, 21वां पद अपॉन में कितना 2। अब ये 20वां पद और 21वां पद कहां पर आएगा, आप समझो। अगर हम 10 वर्ष वाले विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं तो 1 से लेकर 4 तक विद्यार्थी इसमें आएंगे, 5 से लेकर 12 तक इसमें आएंगे, 5 से लेकर 12 तक इसमें आ जाएंगे, ठीक है, 5 से 12 तक, फिर 12 से आगे यानी 13 से लेकर 24 तक इसमें आएंगे। तो हमें 21वां पद चाहिए और 20वां और 21वां पद चाहिए। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। 10 वर्ष वाले 4 हो गए, 10 वर्ष वाले 4 विद्यार्थी हो गए, 12 वर्ष वाले 8 हो गए, तो 8 4 12 तो ये हो गए। फिर 13वां 14वां 15वां 16वां विद्यार्थी जो होगा वो इसमें आएगा, वो इसमें आएगा। जैसे 12 तक तो यहाँ हो गया, 13 14 15 यानी 24 तक इसमें आएगा। तो इसकी जो आयु हो रही है वो कितना हो रहा है, यानी कि 21वां पद और 20वां पद वो इसी वर्ष का होगा, इस वर्ष वाला होगा, 14 वर्ष वाला होगा। तो 14 लिख दोगे, 20वां पद भी 14 होगा और 21वां पद भी 14 होगा। तो 14 14 28 को भाग करेंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था, यही हमसे
पूछा गया था, यही हमसे पूछा गया था। बेहद आसान है। एक बार इसमें समझने वाली बात है कि 20वां पद कहाँ होगा और 21वां पद कहाँ होगा। देखिए 1 से लेकर 4 तक पद तो भाई 10 वर्ष वाले हो गए, ठीक है। अच्छा 5 से लेकर 12 तक इसमें हो गया, 12 वर्ष वाले हो गए। फिर 13 से लेकर 24 तक ये हमारे 14 वर्ष वाले होंगे। फिर 25 से लेकर 30 तक ये हमारे 16 वर्ष वाले होंगे। 31 से लेकर 40 तक ये 18 वर्ष वाले होंगे। तो भाई इसमें देखो 13 से लेकर 24 तक यानी 14 वर्ष वाले होंगे। तो आपका 20वां भी 14 वर्ष वाला होगा और 21वां भी 14 वर्ष वाला होगा। तो 14 + 14 यानी 28 का आधा कितना हो गया, 14। ये माध्यिका हो जाएगी। आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 14 की तरफ फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर देखिए मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं जिससे हर साथी को समझ में आ जाए, जिससे हर साथी को अच्छे समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे प्यारे साथियों। तो 14 क्या है, 4 cot स्क्वायर 45 अंश माइनस sec स्क्वायर 60 अंश और प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, इसका मान पूछा है। देखिए फिर से देखो, मैंने कहा कि इस तरह की वैल्यू वाले सवाल अक्सर पूछ लेते हैं। तो देखिए कॉट 45 का मान होता है आपका 1। तो कॉट 45 कॉट स्क्वायर है तो यानी 1 का स्क्वायर बन जाए। कॉट 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर और 4 गुणे में आएगा। देखिए sec 60, तो sec 60 का निकालने के लिए cos 60 का पता होना जरूरी है। cos 60 का उल्टा कर देंगे। cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, तो sec 60 का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर। sin 30 का मान 1/2 होता है, ये स्क्वायर इस तरह से बन जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही यानी 4 कहलाएगा, माइनस, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 ये कैंसिल हो गया, 1/4 आंसर आपका आ गया। 1/4 इसका आंसर हो गया। बेहद आसान सवाल। 2 नंबर में देखो 2 लाइन का सवाल भी नहीं है, 2 नंबर में 2 लाइन का सवाल भी नहीं है। कितना आसान सवाल पूछा गया आप खुद देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझना है इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, एक घनाभ की बात कर रहे हैं। एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 15 की। तो एक हमारे पास बच्चों क्या है, घनाभ है। इस तरह से समझिएगा, ये हमारे पास एक घनाभ है जिसकी जो लंबाई है वो 98 सेंटीमीटर, चौड़ाई 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 18 सेंटीमीटर है। तो इसके बराबर जो आयतन का एक घन है, इसके बराबर आयतन का एक घन है, ठीक है। तो घन की हमसे भुजा पूछी गई है। घन में क्या होता है, तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, ये सब कैसे होती हैं, बराबर होते हैं। तो हमसे कह रहे हैं दोनों के आयतन बराबर हैं। देखिए घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। सवाल के अनुसार घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। अभी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान। घनाभ का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और ये आपको दे रखा है, लंबाई कितनी है 98 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 42 और ऊंचाई कितनी है 18। तो ये हमारे पास इस तरह से बन रहा है। तो प्यारे साथियों अगर ए निकालोगे तो यहाँ पर घनमूल निकालेंगे इधर आके, तो 98 × 42 × 18 ये इस तरह से बन जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। देखो ये ए क्यूब है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ऑलरेडी सवाल में दे रखा था। अब इसके फैक्टर कर लो, देखो कुछ नहीं करना, आप 98 के फैक्टर अलग से कर लो ऐसे करके, ठीक है। 2 से काटोगे 49 आएगा, 7 से काटोगे 7 7 आएगा। तो इसको लिख लो 2 × 7 × 7। ऐसी 42 के कर लो बच्चों,
तो 2 से काटोगे 21 आएगा, 3 से काटोगे 7 आएगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 7 आ जाएगा। 18 के कर लो, तो 18 के करोगे तो 2 नेम 18 और 3 तियाँ 9, यानी क्या बनेगा 2 गुणे 3 गुणे 3। और घनमूल में क्या होता है, 3 एक जैसे संख्याओं में से एक संख्या लेंगे। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 और 3, यानी 2 बाहर आ गया। घनमूल निकालने का यही तरीका है कि एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या बाहर ले लो। देखो 2 में से 1 2 ये है, 1 2 ये है, 1 2 ये, 3 2 में से 1 2 बाहर आ गया, एक साथ ये, एक साथ ये और एक साथ ये, 3 7 में से और कुछ बताओ, 3 और है। देखो 1 3 ये, 1 3 ये और 1 3 ये, तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, सबका घनमूल निकल आया। 7 दूनी 14 तिया कितना होता है 42, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। घन की भुजा कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर। बताओ सवाल सबको समझ में आ गया, सवाल सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आसान सवाल है, सवाल कठिन बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर सके। जैसा बोला वैसे कर लिया। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन दे रखा है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन का फार्मूला ए क्यूब होता है। ए बराबर निकालोगे तो जाके घनमूल में चेंज हो जाएगा। घनमूल निकालने के लिए 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं, 42 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। बताओ अब क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बस 2-3 सवाल आपके और बचे हैं, इसको भी जल्दी जल्दी फटाफट से कर लेते हैं हम लोग। बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रयास है भाई सभी का, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए ये कितने अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और यही प्रश्न आपके यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपके लिए। जिन्होंने नहीं देखा है ना, अच्छे से जाके सभी लेक्चर्स देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, ये अच्छा सवाल है। वैसे तो जो ज्योमेट्री के सवाल होते हैं बच्चों बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है क्या चित्र दे रखा है, चित्र में AOB व्यास है। ये कोई AOB व्यास है, ये कोई O बिंदु होगा, ये कोई A है, ये B है, AOB व्यास है। बिंदु वृत्त पर बिंदु C और D, बिंदु C और D, यानी ये C है और ये बिंदु D है, ठीक। CAB ये कोण दे रखा है सवाल में 30 अंश, चित्र बना हुआ है। और ABD ये दे रखा है 40 अंश, ठीक है। और ये दे रखा है सवाल में 90 अंश, और ये दे रखा है सवाल में 90 अंश। तो आपसे बच्चों पूछा है कोण CAD पूछा है और CBD पूछा है, इनके मान पूछे गए हैं। देखो बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पर आसानी से कर जाओगे। देखो इसमें CAD यानी ये कंप्लीट पूछा है, तो कंप्लीट निकालने के लिए ये तो पता है ऊपर 30 है, ये और निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, ये निकाल लेंगे इतना कोण, फिर 30 में जोड़ देंगे, हमें मिल जाएगा CBD यानी ये कंप्लीट पूछा है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, ये निकालना पड़ेगा पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर 40 जोड़ देंगे, कंप्लीट मिल जाएगा। तो देखो पहले आप ऊपर वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ABC में एक काम कर लेते हैं चलो कोई नहीं, ABC में इसको मान लेते हैं x कोण और इसको मान लेते हैं y कोण, ठीक है सॉरी ABC में। तो देखो 30 अंश और प्लस 90 अंश और प्लस x, ये हमने x मान लिया, बराबर किसके होगा 180 के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का या तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो 9 3 12 यानी 120 अंश प्लस x बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो x बराबर यहाँ पर 180 अंश माइनस 120, तो x बराबर हो गया 60 अंश, x बराबर हो गया 60 अंश। यानी कोण अगर हमें निकालना है कौन सा CBD,
CBD, तो CBD कितना हो जाएगा 60 अंश प्लस 60 अंश ये और 40 अंश ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 अंश। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो कोण CBD निकल आया। देखो एक बार फिर समझो, जहाँ तक मैंने समझाया है अभी, ये कोण हमने x मान लिया, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश। 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 और ये हमने x मान लिया, तो तीनों का योगफल 180 अंश होगा। बिल्कुल होगा। तो 9 3 12, 120 उधर ले जाओगे तो घट जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। ये 60 अंश आ गया, ये 60 अंश, ये 40 अंश, तो ये कितना हो गया फिर, यही हमसे पूछा है CBD, ये पूछा है कोण। तो ये कितना, ये 40 है यहाँ से यहाँ तक, ये हमने 60 निकाला, तो 60 प्लस 40 100 हो गया। इसको और निकालो। अब त्रिभुज में किस में देखना है, त्रिभुज ABD में देखो, ABD में देखो, ABD में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 22 प्लस 90 प्लस 40, 22 प्लस 90 अंश प्लस 40 अंश, ये किसके बराबर होगा 180 अंश के। तो 22 बराबर हो जाएगा 180 अंश और माइनस, देखो 90 और 40 जोड़ेंगे 130 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 22 का मान आ जाएगा वो 50 अंश आ जाएगा। जब 22 50 आ गया यानी ये 50 आ गया, ये कितना आ गया, ये 50 अंश आ गया। ये 50 है, ये कितना है 30। तो कोण कौन सा पूछा है हमसे, CAD। कोण CAD बराबर क्या होगा 30 अंश और प्लस ये निकाला है 50 अंश, 30 अंश और प्लस 50 अंश बराबर कितना 80 अंश। और यही हमसे पूछा गया था, यही दोनों कोण हमसे पूछे गए थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ सवाल सबको समझ में अच्छे से आ रहा है, सवाल सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं बच्चों, हमसे ये वाला कोण पूरा पूछा गया था, ये वाला पता नहीं था, ये वाला पता नहीं था, ये वाला पूरा पूछा गया था। तो पहले ऊपर का त्रिभुज में लिया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 90 प्लस 30 प्लस x बराबर 180। तो यहाँ पर वैसे भी समझ में आ रहा है 90 और 30 हो रहा है 120, यानी 60 अंश का हो जाएगा, तभी तो तीनों का 180 होगा। तो ये 60 आ गया, ये कितना 40, तो 60 प्लस 40 हो गया 100। अच्छा 9 4 13, अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, नीचे वाले त्रिभुज की बात करेंगे, तो आप समझना 90 प्लस 40 कितना 130, तो इसका मतलब 50 होगा, तभी जाके तीनों का योगफल 180 होगा। तो 50 ये 30 ये 50 और 30 कितना हो गया 80, ये हमारा हो गया 80, ये हो गया हमारा 100। बात सबको समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही बढ़िया, शानदार और जबरदस्त, जिंदाबाद। लगे रहो इसी तरह से तैयारी में, इसी तरह से तैयारी में लगे रहो, बिल्कुल बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी कर पाएंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और देखिए मैं थोड़ा सा और यहाँ पर एक बात ज़रूर आपको थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है, खास तौर से उन साथियों के लिए जो जिनका थोड़ा सा मैथ वीक है। देखिए कई बार हमें इस बात पे ध्यान देना होता है कि अगर एक आध प्रश्न हमें नहीं आ रहा है तो उस पर फोकस ना करें। फोकस ना करने से मतलब जैसे हमारा आपके पास 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कई बार हमें एक प्रश्न दो प्रश्न नहीं आ रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम घबराने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। हमें अगर 20 22 23 नंबर भी आ जाते हैं तो अभी हमारे अच्छे नंबर माने जाएंगे, अगर हमें हमारा मैथ वीक है तो, ठीक है। अगर मैथ अच्छा है सब्जेक्ट आपका तब तो 25 आना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत भी वीक है तो एटलीस्ट अगर 20 प्लस 18 प्लस नंबर आ रहे हैं तब भी आपके अच्छे नंबर माने जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो पहले तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी किसी भी तरह से बैक ना लगे, मतलब तैयारी इस तरह से कर लो कि हमारी बैक ना लगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक बोल सकते हैं, इसमें 2 अंकों की एक संख्या है, उसमें अंकों का योग 12 दे रखा है। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, अंकों का योग 12 होगा। चलो अब ध्यान से देखना। देखिए एक बात बताओ पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा। मान लो 56 लिखा है, तो ये संख्या कैसे बनी होगी, 6 प्लस 5 गुणे 10, तो 10 पंजे 50 और 6 56, यानी देखो ये होता है इकाई। इकाई का मतलब होता है 1 से गुणा, ढाई का मतलब होता है 10 से गुणा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो 2 अंकों की संख्या में तो एक तो इकाई होगा, दूसरा ढाई होगा। जैसे मान लो 42, तो 2 की गुणा तो 1 से हुई होगी, चाहे 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, प्लस 4 की गुणा किससे हुई होगी, 10 से हुई होगी, तो 10 चौक 40 और 2 कितना 42। इसी तरह से
अगर हमारे पास इसमें 2 अंकों की संख्या हमें पता नहीं है क्या है, पता नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा, एक इकाई का अंक मानना पड़ेगा और एक दहाई का। माना इकाई अंक 22 मान लिया और दहाई अंक हमने x मान लिया। तो संख्या कैसे बनेगी बच्चों? तो संख्या कैसे बनेगी? देखो इकाई में क्या होता है, 22 ऐसी रहेगा और दहाई की मतलब 10 से गुणा, दहाई वाले अंक की 10 से गुणा होगी तो 10x हो गया, ये संख्या बन गई। अब ये कह रहे हैं प्रश्नानुसार पहले क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि अंकों का योगफल जो है वो 12 है, पहली कंडीशन ये, ठीक है। अंकों का योग क्या हो रहा है, 12, यानी जो अंक है x और y इसका योगफल कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। दूसरी कंडीशन प्यारे साथियों, प्रश्नानुसार क्या बन रहा है, प्रश्नानुसार क्या बन रहा है, कह रहे हैं अगर संख्या में से, संख्या हमारे पास कितनी है 10x + y है, उसमें से 36 घटा दिया जाए तो अंक बदल जाते हैं, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, ठीक है। तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, अंकों के स्थान बदलने का मतलब हो गया आपस में चेंज हो गए। देखो y की जगह पे x आ गया, x की जगह पे y आ गया, देखो जरा आपस में अंक स्थान बदल गए। ये अंक कब चेंज हो रहा है, जब संख्या, ये संख्या है, संख्या में से कितना घटाया 36, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब इसको सॉल्व करो, इधर को लेके आओ, 10x तो ऐसे ही रखो, x इधर लाओगे तो -x, y इधर लाओगे तो माइनस का 10y और प्लस का y बराबर उधर जाके कितना होगा 36। बात सबको समझ में आ रही है? 10y इधर लाओगे तो माइनस का 10y, y प्लस का है ही, और 10x हमारा 10x हो गया, x इधर लाओगे तो माइनस का, तो 10 में से 1x घटेगा, 10x में से 1x घटेगा, 9x बचेगा। इधर माइनस का 10y प्लस y कितना, माइनस का 9y बराबर 36, तो 9 से भाग कर दीजिए, 9 से भाग करोगे तो x माइनस y बराबर 36 आ गया। तो एक समीकरण तो हमारे पास ये बन रही है और दूसरी समीकरण ये बन रही है। इनको सॉल्व कर लीजिए प्यारे साथियों, हमारा आंसर आने लग जाएगा। इनको सॉल्व करना है, ठीक है। x माइनस y 36 और x प्लस y 12, तो जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे, जोड़ने पर कट जाएंगी संख्या ये, या जोड़ने पर क्या होगा, पद कट जाएंगे। तो 2x बराबर यहाँ पर कितना आएगा, 48 आएगा ना, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, 9 चौक 36, ठीक है ना। 9 से भाग करेंगे तो 9x बचाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो 12 4 कितना 18, 12 4 कितना 16, सॉरी 12 4 कितना 16, तो यहाँ पर 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। तो x बराबर कितना आ गया 8, x बराबर कितना आ गया 8। अगर x बराबर 8 आ गया, ठीक है, तो किसी भी समीकरण में रख दो, x बराबर 8 आ गया तो मान लीजिए x बराबर 8 मैंने इसमें रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया, तो x 8 रख दोगे तो 8 प्लस y बराबर 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 12 माइनस 8 बराबर 4 आ गया। तो y 4 आ गया, x 8 आ गया। हमसे पूछा गया है संख्या, तो बच्चों संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या हमारे पास है क्या, संख्या है 10x प्लस y, तो 10 गुणे x 8 और y कितना 4, तो 10 अट्ठे 80 और 4 84 इसका आंसर होगा, 84 इसका आंसर होगा। एक बार सवाल को फिर समझो, सवाल में हमने इकाई का अंक मान लिया y, दहाई का मान लिया x, तो 10x गुणे 10x प्लस y ये संख्या बन जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं अंकों का योग जो है 12 है, यानी x प्लस y, अंक हमारे पास कौन सा, एक x है एक y है, इनका योग 12 है। दूसरा कंडीशन ये है कि भाई अगर हमने संख्या में से, संख्या ये है, इसमें से 36 घटा दिया तो अंक बदल जाते हैं, किसके, संख्या के, यानी इकाई बाई आपस में, इकाई दहाई आपस में चेंज हो जाते हैं। बाई की जगह पे x, x की जगह बाई पहुंच जाता है। तो x वाले एक तरफ, बाई वाले एक तरफ कर लिए हमने, संख्या को उधर ले गए, तो यहाँ पर 9x माइनस 9y बराबर 36 बचा, 9 से भाग किया, x माइनस y बराबर 4 हो गया, x प्लस y हमें 12 दे रखा था, y से y कैंसिल, 2x बराबर हो गया 12 4 16, x बराबर 8 आ गया, x बराबर 8 हमने यहाँ रखा, तो 8 प्लस y बराबर 12 हो गया, y हमारा कितना आ गया 4 आ गया, y 4 और x 8 हमने संख्या पूछी गई, संख्या में रख दिया, तो 10 अट्ठे 80 प्लस 4 84 हमारा आंसर हो जाएगा। बात सबको समझ में यहाँ पर आ रही होगी। और अंतिम सवाल पे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। हाँ भाई, अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 है।
हाँ भाई, बस अंतिम सवाल पर हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त। देखिए मैंने हर सवाल को बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया है, इसलिए थोड़ा सा समय लगा है, ठीक है, अदरवाइज इतना समय लगना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, लास्ट सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आसान सवाल है। क्या है? 3 मीटर व्यास और का 14 मीटर गहरा कुआं। कुआं कैसा बनता है? ऐसा बनेगा कुआं, ठीक है। तो इसमें 3 मीटर व्यास है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर हो जाएगी, या 3/2 बोल देंगे त्रिज्या। और गहरा का मतलब ऊंचाई कितनी? 14 मीटर। करें 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने का कितना खर्चा आएगा? देखो खोदने का मतलब मिट्टी निकलवाओगे बाहर उसकी, ठीक है। तो खोदने का मतलब आयतन निकालना होता है इसमें, तो पहले आयतन निकाल लो। तो ये क्या बनेगा? बेलन बनेगा, या कुआं का मतलब बेलन बनेगा। बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई का मान 22/7, r² का मतलब 3/2 और गुणे 3/2, और h कितना हमारे पास? 14, ठीक है। h कितना हमारे पास? 14। तो 7 दूनी 14, 2 से 2 कट जाएगा, 2 11 हो जाएगा, 11 तियाँ 33 तियाँ हो जाएगा 99, ये घन मीटर हो जाएगा। इतना घन मीटर आयतन हो गया। बात समझ में आई? ये आयतन हो गया। πr²h आयतन होता है, r हमारे पास देखो व्यास दे रखा था 3 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? 3/2 मीटर, और ऊंचाई यानी गहराई कितनी? 14 मीटर। अब ये कह रहे हैं कितने रुपए खर्चा आ रहा है? 30 रुपए 1 घन मीटर खर्चा है, और कुल कितना घन मीटर है? 99 घन मीटर। तो कुल खर्च कैसे निकालेंगे? कुल खर्च कैसे होगा? 99 गुणे कितना हो जाएगा? 30 मीटर, 30 रुपये प्रति घन मीटर है। 1 घन मीटर का 30 रुपया, 99 खर्च कैसे निकालें? गुणा करके, तो 0 3 नेम 27, 3 नेम 27 और 2 29, 29 70 रुपये, ये आपका आंसर होगा। 3 नेम 27, 2 हासिल का, 3 नेम 27 और 2 29, 2,970 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भारतीयों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहे हमारे 2020 में पूछे गए प्रश्न पत्र के सभी सवाल, जिनको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कैसे लिखना। जैसे मैंने लिखा है बस इतना ही हर सवाल में आपको लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी कम लिखने की आवश्यकता नहीं। आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, ये गारंटी है। इसी तरह से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। बताओ क्लास कैसी रही? सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करो, क्लास कैसी रही, मज़ा आया या नहीं आया? हाँ भाई जल्दी से बताओ। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है भाई, एक बार लाइक कर दो। बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, यूं ही नहीं मतलब पढ़ा दिया जाता आपके लिए, बहुत मेहनत लगती है, बोलना पड़ता है। मेरा गला तो वैसे भी ख़राब रहता है अक्सर। तो फिलहाल जो भी है क्लास पसंद आई होगी, उम्मीद है। क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।